और इस संदर्भ में आज ये 22 मार्च बहुत महत्वपूर्ण दिन। जल के प्रति विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता के कारण यूनाइटेड नेशंस की अगुवाई में दुनिया आज के दिन विश्व जल दिवस मनाती है। और हमारा ये सौभाग्य है कि आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है जिसने अपना सारा जीवन जल को समर्पित कर पूरी दुनिया को जल संरक्षण की प्रेरणा दी है। आज के हमारे सम्मानित अतिथि जल पुरुष श्री राजेंद्र सिंह जी, आदरणीय डायरेक्टर ऑपरेशंस एनटीपीसी श्री के शर्मा जी, आदरणीय डायरेक्टर एचआर एनटीपीसी श्री सप्तर्षि राय जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल के हमारे वरिष्ठ अधिकारी, यहाँ उपस्थित तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए करीब 15,000 हम दूरस्थ हमारे मित्र सहयोगी, आज विश्व जल दिवस पर आयोजित एनटीपीसी पीएमआई की इमिनेंट स्पीकर सीरीज की इस चौथी श्रृंखला में आप सबका बहुत स्वागत और अभिनंदन। कहते हैं कि जल ही जीवन है। आज के हमारे सम्मानित वक्ता जल पुरुष श्री राजेंद्र सिंह जी का जीवन ही जल है। आज से लगभग 32 वर्ष पूर्व 1985 में एक नवयुवक जिसने हिंदी भाषा में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की, जिसकी नई नई नौकरी लगी, जिसकी नई नई शादी हुई, और वो समय जब लोग अपने कैरियर की और घर बसाने की चिंता करते हैं और उसके सपने देखते हैं, ये नवयुवक अपने जीवन का सारा सामान 23,000 रुपये में बेच के एक बस में सवार हो जाता है एक अनजानी यात्रा पे। और बस का कंडक्टर जब उनसे पूछता है कि कहाँ जाना है, तो वो कहता है कि ये बस जहाँ खत्म होगी, जहाँ रुकेगी, वहीं उतार दीजिएगा। इस बस की यात्रा जहाँ खत्म होती है वहीं से शुरू होती है जल प्रेम की इनकी अनंत यात्रा। इनकी इच्छा शक्ति और अथक श्रम से राजस्थान के कई गांवों में धीरे धीरे हरियाली आने लगती है, बंजर जमीन लहलहा उठती है। 7 ऐसी छोटी नदियां जो करीब करीब विलुप्त हो गई थीं, जिनकी जमीन पथरीली हो गई थी, वो पुनर्जीवित हो उठती हैं और उनमें कल निर्मल जल बह उठता है। वही शख्सियत जल पुरुष श्री राजेंद्र सिंह जी आज हमारे बीच उपलब्ध हैं। आपके एनजीओ तरुण भारत संघ ने अथक कार्य करके करीब 8,600 वर्षा जल जमा करने वाले जोहाड़ और छोटे डैम बनाकर करीब 1,000 गांवों में पानी और हरियाली ला दी है। और ये सब कुछ जन भागीदारी से किया गया है। एक दिन नितांत अकेले खुद फावड़ा लेकर नदी खोदने निकले सिंह जी के साथ लोग जुड़ते गए और नदियां फूट पड़ी, कुछ इस अंदाज में कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग कुछ आते गए और कारवां बनता गया। आपकी उपलब्धियों के लिए आपको वर्ष 2001 में मैग्सेसे पुरस्कार तथा 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज, जिसे वाटर का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, प्रदान किया गया है। आप एक मृदुभाषी, सरल और विनम्र इंसान हैं और अपने कार्यों से पूरे देश को प्रेरित कर रहे हैं। इस अवसर पर आपका और आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करके हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अतिथि श्री राजेंद्र सिंह जी तथा अपने माननीय निदेशक प्रचालन श्री शर्मा साहब को अनुरोध करूंगा कि वो कृपया मंच पर पधारें। एक बार फिर से करतल ध्वनि से हमारे अतिथि और दोनों डायरेक्टर्स का स्वागत करें। और हमारी परंपरा है कि हम अपने अतिथि का सम्मान अंग वस्त्र भेंट करके करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा अपने दोनों माननीय डायरेक्टर से, श्री शर्मा और श्री सप्तश्री राय जी से, कि अंग वस्त्र भेंट करके श्री सिंह का स्वागत करें। धन्यवाद सर। अब आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और जिस
वक्तव्य का आपको इंतजार है, उसके लिए हम अपने माननीय अतिथि को आमंत्रित करते हैं। और अगर आप कॉलर माइक का इस्तेमाल करना चाहें सर, तो हमारे पास कॉलर माइक। ठीक। विश्व जल दिवस पर एनटीपीसी को बधाई देना चाहता हूं। एनटीपीसी ने इस 21वीं शताब्दी की जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के खतरे हैं, उसकी जो चुनौतियां हैं और उसके कारण इस देश में बढ़ता जल संकट, बेमौसम होती बारिश, उन सब सवालों के समाधान के लिए आज जो ये संवाद रखा है, इस संवाद में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं जानता हूं कि एनटीपीसी इस देश के 9 रत्नों में से एक रत्न है, बड़ा रत्न है। और जब जिनको रत्न कहते हैं, वो कई बार भगवान के लाडले बेटे होके बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वो रत्न है। पर जो रत्न बिगड़ता नहीं है, वो अपने को भी अच्छा बनाता है और दूसरों को भी अच्छा कर लेता है। तो एनटीपीसी ने जो ये संवाद शुरू किया है, ये अपने और दूसरों को अच्छा बनाने का प्रयास है। मित्रों, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि ये जो विश्व जल दिवस है, इस विश्व जल दिवस की शुरुआत यूएन ने तो बहुत बाद में की, लेकिन भारत अपने पानी को भगवान मान के उसका सम्मान करता था। और वो केवल पानी का सम्मान करता था इतना नहीं, जिन पंच महाभूतों से हम बने हैं, उन पंच महाभूतों को भगवान कहता था। हिंदी में ये जो हिंदी है, ये एक तरह से सूत्रों की भाषा है। तो भूमि से भय, गगन से गय, वायु से वय, और आ से अग्नि और नय से नीर, ये जो पंच महाभूत हैं, ये पंच महाभूत ही हमारे भगवान थे। और वैदिक काल तक हम इन्हीं को अपना जीवन पद्धति, अपना लाइफ स्टाइल, इन सब के रेस्पेक्ट में हम निर्वाह करते थे। बाद में जिस तरह का विकास हमारे जीवन में आया, उस विकास में से इन पांचों की महत्ता थोड़ी घटती चली गई। और भारत दुनिया का टीचर था, ग्लोबल टीचर था। इस हॉल में बैठे हुए लोग इस बात को मानते होंगे। मुझे मालूम नहीं कि ये आधुनिक शिक्षा वाले लोग मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन ये देश तो मानता है कि वो कभी दुनिया को सिखाने के लायक था। इस दुनिया को बता सकता था कि हमारा जो जीवन पद्धति है, वो जीवन पद्धति इस प्रकृति के रक्षण करने के बावजूद कैसे आगे लेके जाता है। लेकिन दुनिया का जो विकास है, वो इन प्रकृति पर नियंत्रण करके विकास करता था। और दुनिया की जो पढ़ाई है, वो कंट्रोलर
नेचर को कंट्रोल करके आगे लेके जाने की थी। लेकिन भारत की पढ़ाई इस प्रकृति का सम्मान करके, भगवान कह के, उसका पूरा रेस्पेक्ट करके तब आगे जाता था, तब विकास करता था। इसीलिए दुनिया में हम ज्यादा पढ़ाने वाले थे, ज्यादा सिखाने वाले थे, क्योंकि हम दूसरों का सम्मान करते थे। हमारी लाइफ में हमेशा सबका सम्मान रहा। इसलिए ये जो सबका सम्मान करने का भाव है, ये दुनिया में कहीं नहीं है, ये केवल भारत में सबसे ज्यादा, और भारत के मानस की जो सहृदयता है उसमें सबसे ऊंचा था। इसीलिए हम दुनिया को सिखाने के लायक थे। नहीं तो हमारे पास सिखाने के लायक और क्या बचा है। यदि आज भी हम दुनिया को सिखाने के लायक बन सकते हैं, तो हम जिस प्रकृति ने हमें बनाया है उसके सम्मान से बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एनटीपीसी को सचमुच फिर एक बार और बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पानी का सम्मान जो हमारे जीवन में है, जल ही जीवन है, उसको ये मानकर आज का ये संवाद शुरू किया। इस धन्यवाद के साथ मैं आपको थोड़ी देर राजस्थान ले चलता हूं, क्योंकि राजस्थान भारत का ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे कम बारिश होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी भी उतनी कम नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी अब राजस्थान की काफी आगे है, लेकिन कम बारिश में उजड़े हुए लोग कैसे अपने को दोबारा रिहेबिलिटेट कर लेते हैं, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा लेते हैं, और इस 21वीं शताब्दी के जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को स्वीकार करके अपने उजड़े हुए जीवन में कैसे आगे आते हैं। मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। जब मैं 1985 में जयपुर शहर छोड़ के कुछ अपने मन का काम करने के लिए निकला, उससे पहले मुझे, जब मैं सरकार में था, तो एक चीज हमेशा सताती थी कि यार इस सरकार में ये इतनी बड़ी मशीन है, और इस इतनी बड़ी मशीन में एक छोटा सा पुर्जा बन के घिसने के बजाय कुछ एक नई मशीन बनाए, एक जो अच्छा काम कर सके। इसलिए ये विचार बराबर बनता रहता था। मैं ये विचार एनटीपीसी के लोगों को मन में लाने के लिए नहीं कहता, क्योंकि वो जो विचार है वो पागलपन का विचार है, इसलिए वो मेरे लिए ठीक है, तुम्हारे सबके लिए ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी वो विचार मूल तत्व था कि इस सरकारी इतनी बड़ी मशीन में अपने को एक छोटा सा पुर्जा बना के घिसने के बजाय तुम कैसे धरती पे और बड़े परिवर्तन कर सकते हो। इस जिजीविषा के कारण मैंने भारत सरकार से रिजाइन किया, और रिजाइन करके राजस्थान के गोपालपुरा गांव में, अलवर जिले की थानागाजी तहसील में मैं गया। 1985 में तब वो इलाका बिल्कुल उजड़ा हुआ था, वीरान था। वहां केवल छोटे बच्चे और बूढ़े लोग रहते थे। जवान लोगों को वहां खेती करने के लिए पानी नहीं था, जीने के लिए पानी नहीं था, तो वहां से सब उस गांव से चले गए थे। मैंने देखा कि जो बूढ़े लोग हैं वो नाइट ब्लाइंडनेस नाम का एक रोग होता है, जिसको हिंदी में रतौंधी कहते हैं, और ये कुपोषण के कारण होता है। पानी ठीक ना हो, खाना ठीक ना हो, तो ये रतौंधी रोग हो जाता है। तो वहां बहुत सारे बूढ़े लोगों को रतौंधी रोग था, और मेरी पढ़ाई आयुर्वेद की थी, तो मैंने कोशिश की कि इनको कैसे ठीक करें। 5-6 महीने मुझे लगे, और 5-6 महीने में कई लोग ठीक हो गए। उनमें से एक काका का नाम था मांगू पटेल। ये उस वक्त 72 ईयर ओल्ड था। इसने कहा, ओ राजेंद्र, तू बड़ा खोटा काम करे छे, देखवा में तो चोखा लागे छे पर खोटा काम करे छे। मैंने कहा, काका मैंने काई खोटा काम कर दिया? बोला, तेने मेरा इलाज कर दिया, मैं ठीक हो गया, इससे ज्यादा खोटा काम काई होगा? धरती पे बोझ बढ़ेगा। अरे मैं मर जाता तो धरती का बोझ कम हो जाता। मैं करूंगा कि मुझे फिर 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा पानी लेने, तो मेरी जिंदगी में तो कष्ट बढ़ा दिया तेने मुझे ठीक करके। तो मुझे ये सब बात समझ में नहीं आई कि काका इतना अच्छा आदमी ऐसी उल्टी बातें क्यों कर रहा है। तो मैंने कहा कि काका काई हो गया तेरे, क्यों तू ऐसी बात करे है? बोला, अरे मैं यही कहूं छू ना, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं इन्हें धरती की बात को नहीं समझ में आवे।
ये जैसे ही थोड़े पढ़ लेते हैं तो गांव छोड़ देते हैं, और फिर ज्यादा पढ़ लेते हैं तो देश छोड़ के बाहर ही चले जाते हैं। तो मेरी बात गांव की तेरी समझ में नहीं आएगी। मैंने कहा काका यदि मेरी समझ में नहीं आती तो मैं इस गांव में नहीं आता। तो उसने कहा तू आज मेरे साथ संकल्प ले कि आज के बाद ना तो तू किसी को दवाई देगा और ना तू पढ़ाई करेगा। आज जो दवाई या पढ़ाई का काम छे ना, आ करने वाले तो लाखों लोग छे इस धरती पे, और जिसे पैसा देंगे वो दवाई भी दे देगा, और जहां पैसा खर्च करेंगे वो पढ़ाई भी कर देगा। तू तो ये सब काम बंद करके पानी का काम कर। आज जो पानी छे ई की कमी के कारण सारे गांव उजड़ गए। पानी आ जाएगा तो दोबारा गांव अपने आप बस जाएंगे, अपनी खेती करने लगेंगे, और ये जो शहरों में जाके तंगी में रहते हैं, मलिन बस्तियों में रहते हैं, वो सब कष्ट मिट जाएगा। तू पानी का काम कर। अब देखो इतने से स्टेटमेंट में कोई चीज समझ में नहीं आती, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी कि मैं कैसे पानी का काम करूं। तो फिर मेरे से बोला देख आज जो सूरज छे ना या राजस्थान में घनी चोरी करे, तेरा काम है सूरज की चोरी रोकना। सूरज को चोरी करेगा नहीं तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि सूरज ही ऐसी मशीन है दुनिया की जो खारे पानी को मीठा बनाती है। पानी बनाने का काम और कोई मशीन कर नहीं सकती। H2O पानी नहीं होता केवल, ये जो सूरज है इसी के कारण हमारे समुद्र का खारा पानी मीठा होके डिसैलिनेट होके बादल बनता है और वो पानी लेके आता है। फिर मैंने कहा काका फिर तू सूरज की चोरी क्यों रुकवावे मेरे से? बोला मैं यही कहूं ना, तू पढ़ा लिखा है, ये पढ़े लिखे हर वक्त गणित लगावे हैं। अरे सूरज को चोरी करनी है तो वहां अरब सागर में जाना चाहिए उसे यहां राजस्थान से चोरी नहीं करनी चाहिए। पर ये सूरज जो है ये सबका भगवान है, इसलिए ये किसी की मानता नहीं है। ये तेरी भी नहीं मानेगा, मेरी भी नहीं मानेगा, तो इसे मनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा काका कैसे मनाए? तो उसने मुझे सूरज को मनाने के लिए 2 दिन में मेरी पढ़ाई की, और 2 दिन में मेरी उसने पानी की PhD करवा दी। 2 दिन में कैसे करवाई? उसने एक ऐसे चमड़े के चरस में बैठा के 25 सूखे कुओं में नीचे उतारा, और सूखे कुओं में उतार के फिर बाहर निकाल के मुझसे पूछता था धरती में कहीं देखा था ने? तो मैं कहता था काका ई में तो अइया ऊपर से नीचे की तरफ सीधी सड़क है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर्स, जो बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ सीधे जाते हैं। और कुछ कुओं में ऐसे थे हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर। ये जो हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होते हैं ये अनकन्फाइंड एक्यूफर्स होते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होते थे, वहां भी मैं उसे बताता। तो फिर वो मुझे बाहर निकाल के सिखाता कि देख जहां ये सीधे सड़क है ना, वहां लंबे पेड़ होते थे और उन पेड़ों की जड़ सीधी नीचे जाती थी। तो ये पेड़ों से उसने धरती का पेट सिखा दिया मुझे कि पेड़ देख के तू अंदाज लगा सकता है कि धरती का नीचे का पेट कैसा है। तो धरती का जो पेट सीखने का ज्ञान है वो तुम्हारी इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ाया जाता। जिसको तुम सिविल इंजीनियरिंग कहते हो ना और इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग कहते हो, उसमें केवल ऊपर की इंजीनियरिंग पढ़ते हो, धरती के पेट की इंजीनियरिंग नहीं पढ़ते आप लोग। इसलिए जो आपकी स्ट्रक्चर बनती हैं वो ऊपर की तरफ आप बहुत सुंदर स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन धरती का पेट कैसे पानी से भरे उसका ख्याल रहता नहीं है। वो तो अपने आप भरता है तो भरता है, कहीं भी आप डैम बनाएंगे तो नेचुरली कुछ तो भरेगा ही, वो तो नेचुरल है। लेकिन उसमें समझ नहीं होती इंजीनियरिंग की, ना सिविल इंजीनियरिंग की होती। जिसको आजकल आप सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं वो सिविल इंजीनियरिंग बिल्कुल नाम की सिविल इंजीनियरिंग रह गई। नहीं तो सिविल इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि जो सिविल सोसाइटी को जो प्रॉब्लम है उस सिविल सोसाइटी की प्रॉब्लम को उन्हीं की इंजीनियरिंग से सॉल्व करना। जो उनकी कॉमन सेंस वाली साइंस है उसमें जो इंजीनियरिंग है उस साइंस से सोल्व करना। उनकी जो पानी की प्रॉब्लम है वो टैंक से ठीक कर सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं उससे करना। तो मांगू काका ने मुझे कैलकुलेशन वाली इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाई और मुझे कैलकुलेशन वाली साइंस भी नहीं पढ़ाई। मांगू काका ने मुझे कॉमन सेंस वाली साइंस पढ़ाई और उस साइंस से मैंने पानी का काम शुरू किया। वो साइंस क्या है? वो साइंस है कि जब ये गढ़सीसर तालाब बना तो गढ़सीसर तालाब में ये जब हाथी के पैरों में पानी आता है यहां पर,
तो अनाउंसमेंट होता है कि पानी हाथी के पैरों में आ गया, इसका मतलब 1 साल का पानी इस तालाब में आ गया। जब हाथी डूबता है तो अनाउंसमेंट होता है 2 साल का पानी आ गया, और जब घोड़े के पैरों में पानी जाता है तो अनाउंसमेंट होता है 3 साल का पानी आ गया, और जब घोड़ा डूब जाता है तो वहां पर 4 साल का पानी आ गया। और तुम्हें मालूम है पानी का उपयोग करने वाले कौन थे? 1500 ऊंट और 5000 की पॉपुलेशन। काबुल, कंधार, अफगानिस्तान और म्यांमार के साथ जो हमारा व्यापार था ऊंटों से, वो इसी रास्ते से होता था। तो आप अंदाज करो कि 4 साल जहां ड्राउट आ जाए, उस ड्राउट के लिए भी उन्होंने स्ट्रक्चर प्लान करके रखा था। 4 साल के अकाल में भी उनके पास पानी रहे। वो कैसे किया उन्होंने? सारी लोकल टेक्नोलॉजी, लोकल इंजीनियरिंग, लोकल मटेरियल, उससे वो सब स्ट्रक्चर प्लान करते थे, और उसमें लोकल विजडम होती थी। और उसका जो मैनेजमेंट था, उसके जो ऑपरेशन थे, उसका जो क्रिएशन था, वो सब भी साइट सिलेक्शन से लेकर एग्जीक्यूशन तक सारे काम वहां की कम्युनिटी करती थी। तो कम्युनिटी ऑपरेटेड काम था, और ये कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट था। ये भारत के अंदर जो मैनेजमेंट था, जिसको तुम आजकल एक वर्ड यूज करते हो ना, पार्टिसिपेटरी। रियल पार्टिसिपेटरी का मतलब होता है कि राजा पानी के काम के लिए जमीन फ्री में देता है, कितनी भी जमीन ले लो। प्रजा पानी के काम के लिए पसीना देती है, और महाजन पानी के काम के लिए मटेरियल देता है। तो जितनी भी वाटर बॉडीज हैं हिंदुस्तान में, जितने भी तालाब हैं, आप कहीं भी भारत में चले जाइए, वो सब पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट सिस्टम से बने थे। लेकिन पिछले 200 सालों में ये जो पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट सिस्टम था, ये सब डिस्ट्रॉय हो गया। और डिस्ट्रॉय होने के बाद हमारा अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट होता चला गया, और हमारी जो सब सिस्टम है वो सब गड़बड़ हो गया। देखो, ये सारे अनपढ़ इंजीनियर हैं। इन इंजीनियरों को कभी स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला, एक दिन भी। लेकिन असली इंजीनियर ये हैं। ये कैसे असली इंजीनियर हैं? इनको ऊपर की कोई पढ़ाई नहीं आती, ना स्ट्रक्चरल पढ़ाई जाती, ना कुछ पढ़ाई आती। इनको ये पता है कि जहां भी नाला छोटा है और पानी का दबाव ऐसी स्ट्रक्चर पे सीधा ना पड़ता हो, वो पिछले मोड़ पे ही उसका दबाव खत्म हो जाता हो, वहां हम यदि जोहड़ बनाएंगे तो वो पानी नीचे चला जाएगा, और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। कम स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ में ज्यादा दिन तक ज्यादा पानी कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए इन सब लोगों ने रिसोर्स मैपिंग की। सारे जितने नाले थे उनका ट्रांजैक्शन किया, जाके देखे, और फिर वहीं मौके पर जाके साइट सिलेक्शन किया कि कहां पर हमें जोहड़ बनाना है, कहां पर बांध बनाना है, कहां पर तालाब बनाना है, कहां गली प्लैगिंग करनी है, कहां नाला बंडिंग करनी है, कहां चेक डैम बनाना है। डिफरेंट तरह की मोर देन 130 टाइप ऑफ द डिजाइन ऑफ द वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन्होंने अनपढ़ लोगों ने प्लान की, और जहां जैसी भी स्ट्रक्चर की जरूरत थी वहां पर इन्होंने साइट सिलेक्शन से लेकर उसके एग्जीक्यूशन तक, और उस काम को करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन है, जो पैसा चाहिए, मटेरियल चाहिए, वो सब कलेक्ट करने का काम किया। इन लोगों ने कभी किसी सरकार से 1 पैसा नहीं लिया, और अडानी और अंबानी जैसे को तो अपने इलाके में घुसने नहीं दिया, और कोका कोला और पेप्सी और भिवंडी और स्वेज को अपने इलाके से बाहर किया, क्योंकि वो पानी निकाल के बेचते थे हमारे इलाके से। जब हमारे इलाके में नदियों में पानी आया तो सारी कंपनी दिल्ली से उजड़ के वहां चली गई हमारे इलाके में। इन लोगों ने अपनी अरवरी नदी की संसद बना के कहा कि ये पानी तो देखो हमने रोका है बारिश का, तुम्हारी कंपनी के लिए नहीं है ये पानी। और इन्होंने अपनी एक पार्लियामेंट बना के नदी की, उस पार्लियामेंट के कानून से अपने दस्तूर बनाए, और कहा कि तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हारे लिए पानी दूसरी जगह बहुत है, वहां से जाके ले लो, लेकिन यहां पानी कम बरसता है, यहां पर तुम ये डिस्टिलरी, व्यू ब्रिज और ये बोतल वाला पानी है, ये सब नहीं लगा सकते। और उसके कारण ये लोग, इनकी जो अरवरी रिवर पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट ने इस इलाके को पानीदार बना के रखा। इसीलिए आज हमारी 7 नदियां बहती हैं। इन्होंने जो साइट सिलेक्शंस किए वो ऐसी जगह किए जहां फ्रैक्चर्स है। अब आप देखेंगे बहुत सारे बीच में जगह खाली है, वहां कोई स्ट्रक्चर नहीं है, पर वहां पानी कैसे आया?
वहां ऐसे आया कि पानी जो ऊपर से, ये ऐसे पहाड़ी दोनों तरफ से चौड़ी घाटी है, तो जो पहाड़ों का पानी है वो बीच में जिस जगह पर बहता है फ्लो करता है, और वहां जो फ्रैक्चर्स हैं उन फ्रैक्चर के ऊपर स्ट्रक्चर प्लान किया, वो पानी उसमें से स्ट्रक्चर्स में से नीचे चला गया, तो उसमें एवोपरेशन लॉस नहीं हुआ। अभी आप देखेंगे कैसे बदल गया वो पूरा दृश्य, जहां पर पानी नहीं भी रोका था वहां भी खेती हो रही है। तो ये पानी का रोकने का जो सिस्टम है वो इन्होंने जो बनाया वो बिल्कुल अपनी कॉमन सेंस से बनाया, और उस कॉमन सेंस में अभी आप देखेंगे ये जो नदी है हमारी, ये जो फोटोग्राफ है ये 1985 का है, 20 फरवरी सुबह 11 बजे का, और ये जो फोटोग्राफ है ये 20 फरवरी सुबह 11 बजे। आप बताइए कि ये फोटोग्राफ फरवरी का ही है, इसको सिद्ध करने के लिए इस फोटो में क्या दिखता है? सरसों की फसल ना, सरसों की फसल फरवरी में फ्लावरिंग होती है, और उसका जो ऊपर वाला कलर है वो दिख ही रहा है क्योंकि बिल्कुल ये हो गया। आप जरा मुझे कोई बताएंगे आप में से कि नदियों का मरना और सूखना, और भारत की आज की तारीख में आधे से ज्यादा नदियां सूख गई हैं, मर गई हैं, इन नदियों को मारने और सुखाने का काम कैसे हुआ? कोई बताएगा? जी हाँ, कोई और बताएगा? देखो, इन नदियों को जिंदा करने का एक ही काम है कि आप रिचार्ज बढ़ा दीजिए। जब आप धरतियों में रिचार्ज बढ़ा देंगे तो आपकी नदी बहने लगेंगे, और जब आपका डिस्चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो नदियां सूख जाएंगी। तो हम लोगों ने पहले तो नदियों को, ये जो कुएं हैं ना ओपन वेल, इन ओपन वेल से सारा पानी निकाल लिया, और ओपन वेल से पानी निकालने के कारण जो हमारा सबसरफेस एक्यूफर था वो खाली हो गया। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, और ग्रीन रिवॉल्यूशन में भारत सरकार ने हमें इतना पैसा दिया, हमारे इलाके में इतना पैसा दिया, उस पैसे से सब लोगों ने ट्यूबवेल लगा लिए, तो ट्यूबवेल से अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट हो गया। फिर जब अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट हुआ तो फिर और नीचे गए तो फिर बोरवेल लगा लिए, क्योंकि ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमें इरिगेशन इंक्रीज करना था, और उस इंक्रीज करने में क्योंकि अन्न की हमें ज्यादा जरूरत थी, वो बढ़ाना था, तो हमने ये देखा ही नहीं कि यहाँ के एक्यूफर कैसे हैं, एक्यूफर में पानी है कि नहीं है, यहाँ के एक्यूफर वर्टिकल हैं कि हॉरिजेंटल हैं, उसके करेक्टर को साइंटिफिक ढंग से समाज ने समझा नहीं, पैसा लिया और कुएं बनाए और खर्च किया, उसके कारण, डिस्चार्ज के कारण ये नदी सूख गई। जब इन नदियों को जिंदा किया तो कितनी सिंपल साइंस है। क्या साइंस है? जहां पानी बरसता है वो दौड़ता है, उसको चलना सिखा दो। जब पानी चलने लगे तो उसको रेंगना सिखा दो। जब पानी रेंगने लगे तो उसे पकड़ के, यार ये गड़बड़ हो रहा है, हाँ, अभी पकड़ में आ गया। मैं ये बता रहा था कि देखो पानी वहां बरसा पहाड़ी के ऊपर, उसको चलना सिखाने के लिए हम लोगों ने बीच में वैली में छोटे छोटे लूज स्टोन चेक डैम बनाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो ग्रीन वेजिटेटिव बैरियर है वो आप झारखंड में ज्यादा अच्छे बना सकते हैं, झारखंड में काफी अच्छी बारिश है, दूसरे राज्यों में बना सकते हैं, बंगाल में बना सकते हैं, लेकिन राजस्थान में वेजिटेटिव बैरियर बनाना बहुत रिस्की है क्योंकि उसको बहुत समय लगता है। इसलिए हमने हमारे पास लूज स्टोन के चेक डैम बना के वो पानी वैली में रोक दिया, तो वहां उसको चलना आ गया, और चलने के बाद वो पहाड़ के नीचे जोड़ बना दिया, जोड़ बना दिया तो पानी नीचे चला गया, और पानी नीचे जाते के साथ कुएं में पानी आ गया, और जैसे ही कुएं में पानी आया वैसे ही हमारी नदी बहने लगी। इस इलाके में 12 गांव थे ऊपर इस वैली में, जहां ये एक आदमी और एक औरत जा रहे हैं। ये 1985 में अपने गांव छोड़ के शहर की तरफ जा रहे हैं रोजी रोटी की तलाश में। अभी इनके पास खूब पानी हो गया,
तो अब ये शहर से वापस गांव आ रहे हैं। तो जब एक जमाना था जब हम लोग शहरों की पॉपुलेशन बढ़ा रहे थे, अब हमारा इलाके में शहरों की पॉपुलेशन को कम करने का काम शुरू हो गया, क्योंकि हमारी नदी बहने लगी। वो नदी जहां वो सड़क जैसी दिख रही है, अभी वहां सरसों की फसल है। अब देखिए उस ढाल को जरा ठीक से मिलान करके देखिए कि वो ढाल कैसे बदला। अभी उस ढाल पर पूरी पहाड़ी पर हरे पेड़ आ गए, जंगल आ गया। तो पेड़ों से भी धरती का पेट रिचार्ज होता है, जंगल से हमारे जो अंडरग्राउंड एक्यूफर हैं वो रिचार्ज होते हैं। तो जब अंडरग्राउंड एक्यूफर रिचार्ज होते हैं तब ये देखो वो जो पेड़ है ये वही नदी है, और ये नीचे वाला पेड़ जी। मैं बस आपको 5 मिनट बैठने के लिए कह रहा था, रुकिए 5 मिनट हो तो मैं बस क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट है वो दिखाना चाहता हूं जल्दी से, फिर भले ही आप चले जाना। ये जो नदी है, कैसे ये नदी फ्लो करने लगी, और पेड़ वो उसको थोड़ा ज्यादा समय लगता है। राजस्थान में पेड़ों की गति बहुत धीमी होती है, कैनोपी ग्रोथ धीमी होती है। दूसरे राज्यों में कैनोपी ग्रोथ बहुत तेज है। तो वो पेड़ ये बांध बनने के बाद पूरी नदी फ्लो करने लगी। इसमें ऊपर से नीचे तक 600 छोटे छोटे चेक डैम एनीकट बनाए। 2.5 लाख कुएं, जैसा ये कुआं है, ये 85 फुट गहरा था, सूखा था, रिचार्ज हो गया। इस पानी के काम से 2.5 लाख कुएं रिचार्ज हुए। ये जो शामू काका है ना, होली और दिवाली इसके लिए नहाने का त्योहार होता था। अभी ये रोज नहाता है। पहले रोजाना साल में केवल 2 बार नहाता था। और किसके पानी में नहाता है? अपने पानी में नहाता है, अपने तालाब के पानी में नहाता है। इन्होंने अपने तालाबों को ठीक किया, और जो पानी ऊपर से बह के चला जाता था मिट्टी को काटता हुआ, वो अपने गांव में रुक गया। अभी तो गर्मी के दिनों में 2 बार नहाता है ये, जो साल भर में 2 बार नहाता था। ये परिवर्तन आता है पानी से। जो पानी का फ्लो है वो आपके इकोनॉमिक फ्लो, फाइनेंशियल फ्लो सबको तेज कर देता है, सबको प्रभावित कर देता है। और जब पानी जाता है तो सारे फ्लो मर जाते हैं, रुक जाते हैं। इसलिए इस बार के विश्व जल दिवस पर हम अपने फ्लो को बढ़ाने की बात करें। हमारा कल्चरल फ्लो, नेचुरल फ्लो, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल फ्लो पानी के साथ आता है। जब पानी आता है तब आता है। तो हमारे जो पानी के फ्लो हैं, उन फ्लो को हमारे लाइफ के फ्लो के साथ जोड़ के देखना चाहिए। यदि हम उसको जोड़ के देखना सीख जाएंगे तो फिर जिस तरह से इस काका ने, जो साल में केवल 2 बार नहा सकता था, अभी रोज नहा सकता है, वैसा जिंदगी का परिवर्तन खड़ा कर सकते हैं हम। इस देश में किसी को पानी की कमी नहीं होगी। ये जो गांव है, ये क्रास का गांव है, सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर। इस गांव की औरतें आल ग्वाल से पानी लेने जाती थी। 9 किलोमीटर दूर है आल ग्वाल, और इनको 6 घंटे लगते थे पानी लाने में। इनकी जिंदगी में जो ड्रेजरी थी, जो कष्ट था, उसका अंदाज यहां दिल्ली में बैठ के नहीं लगाया जा सकता। इनका दिन भर में केवल 1 मटकी पानी लाना वहां से वही काम था। और जो बच्चे थे वो कोई भी ना स्कूल जा सकता था, सब बच्चे घर का काम संभालते थे। अभी इन्होंने जो एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनाई है, ऊपर से एक सीरीज में बनाई, और यहां जो फ्रैक्चर है, जिस तरफ पानी है ना, जैसे ये जैसे चेक डैम है, तो इस तरफ से ऐसे फ्रैक्चर्स हैं। तो फ्रैक्चर्स के अपोजिट स्ट्रक्चर बना दी, तो वो सारे का सारा पानी नीचे आ गया, और नीचे की तरफ कुएं बना लिए। उन कुओं में 5 फीट पे, 6 फीट पे पानी है। अब ये 10 मिनट में पानी ले आती हैं अपने घर। कितना समय बचा और कितना इन औरतों की जिंदगी का कष्ट कम हुआ। ये जो वर्ल्ड बैंक वाले लोग हमें जेंडर सेंसिटिविटी और जेंडर इक्विटी पढ़ाते हैं ना, उनको इस गांव की औरतें पढ़ा सकती हैं कि जेंडर सेंसिटिविटी और जेंडर इक्विटी क्या होती है। जब औरत की जिंदगी में पानी जैसी चीजें, ईंधन, जो भी उसको चाहिए वो घर में मिल जाता है, तो फिर वो अपनी लाइफ के कॉमन फ्यूचर के कॉमन डिसीजन ले सकती है। नहीं तो जब उसके पास पानी ही नहीं है तो वो काहे के डिसीजन लेगी, काहे के लिए कम्युनिटी के बारे में सोचेगी। इसलिए पानी जो है वो उसकी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज है। ये नीमी गांव का चित्र है। नीमी गांव में पहले ये 1985 में ऐसी जमीन थी। इन लोगों ने केवल एक काम किया कि जो ऊपर से पानी काटता हुआ जाता था उसके लिए छोटे छोटे जोहड़ बनाए, और जोहड़ों में पानी रुकने के कारण मिट्टी में सिल्ट में नमी आ गई, और नमी आने के कारण हरी खेती होने लगी। एक जमाना था जब ये जयपुर में सारे लोग बेलदारी का काम करते थे, सारे जवान लड़के।
अभी ये जयपुर के जवान लड़के जयपुर के सेठों को, जिनके जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, उनको मजदूरी देते हैं। उनके 250-300 ट्रक हमारी सब्जी आपकी दिल्ली की आजादपुर मंडी में लेके आते हैं, और राजस्थान की सब्जी के नाम से वो सबसे ज्यादा महंगी बिकती है, क्योंकि इसमें ये केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड जैसी जहरीली दवाइयां उपयोग नहीं करते। और इन्होंने खेती का भी तरीका ऐसा बनाया, विदाउट इरिगेशन, ऐसे छोटे छोटे ट्रेंचेस खोद के उसमें जहां नमी थी पानी में वहां बीज डाल दिए, और जैसे ही वो बेल ऊपर आई दोनों तरफ से मिट्टी डाल दी, तो बिना इरिगेशन के उसका जो रूट हेयर सिस्टम है उसको पानी मिलने लगा और अच्छी खेती होने लगी। बिना सिंचाई के ये लोग अच्छी खेती करते हैं, और अब बहुत सारे फूल, सब तरह की चीजें खेती करने लगे। देखो, जो मेरे साथ काम करते थे वो बूढ़े थे उस जमाने में, 70-80 साल के, वो तो चले गए इस दुनिया से। लेकिन ये जो नए बच्चे हैं, इनके साथ अब ज्यादा काम करते हैं। हम बराबर उनको हर तालाब पे लेके जाते हैं, जो तालाब हम लोगों ने उस जमाने में बनाए थे, कि देखो जब ये तालाब नहीं था गांव कैसे उजड़ा था, अभी तालाब आ गया तो गांव में खेती कैसे आने लगी। तो इनके जो इमोशंस हैं वो इसके साथ जुड़ गए हैं। और अब ये जो पीढ़ी है ये, और जो खेती में जिसको हम स्किल डेवलपमेंट इन एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर कहते हैं, उस तरह के, कहां हमें स्प्रिंग से पानी देना है, कहां हमें ड्रिप इरिगेशन से देना है, वो सब किया। लेकिन हमारी लड़कियों ने अद्भुत काम किया, इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। इन्होंने कहा, काका आ जो धनिया की खेती छे ना, इसकी इतनी सी जड़ हो छे, और उसमें 4 बूंद पानी लगे स्प्रिंग से। पहले तो पानी वैसे देना पड़ता था फ्लड में, तो रात को जाके जगना पड़ता था। अब तो 2-4 बूंद 5 मिनट में सारा पानी ऊपर से बरस के धनिया की खेती हो जाती है, और 40 दिन में इतना बड़ा धनिया हो जाता है, और वो 40 रुपए किलो बिकता है। तो धनिये की खेती के अब हमारे आधे, लगभग 1/3 ट्रक धनिये से भरे हुए आते हैं। और राजस्थान के धनिये में बहुत अच्छी सुगंध होती है, क्योंकि वहां पॉल्यूशन नहीं है। दोस्तों, ये जो फोटोग्राफ है ये 16 मार्च 1994 का, और ये 2024 का है। ये जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद है, उसने हमारी जितनी भी 11,800 वाटर बॉडीज है उनको जीपीएस पर वो करके, उनका एक पोर्टल है भुवन, उस पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये काम किया। बस मैं उनकी एक लाइन आपको पढ़ाना चाहता हूं। इमेंस इंक्रीज इन वेजिटेशन इज क्लियरली विजिबल इन द रीजन। इस इलाके में हरियाली बढ़ी, और हरियाली बढ़ने के कारण ये रिवर्स माइग्रेशन हुआ। बस मैंने आप दोनों को इस स्लाइड को दिखाने के लिए, 2-3 स्लाइड दिखाने के लिए रोका। क्या हुआ, ये जो अभी आपने देखा, जो भी परिवर्तन हुआ, नदी बहने लगी 7 और 10,840 स्क्वायर किलोमीटर में रिवर्स माइग्रेशन हुआ 1200 गांव में, ये सब हुआ। लेकिन इससे जो एक बड़ा परिवर्तन हुआ वो हुआ क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन का। एक साइंटिस्ट हैं मिखाल कार्विक, स्लोवाकिया के, ये पिछले 33 वर्षों से इस इलाके में जो ट्रांस एवोपरेशन पर इंपैक्ट आ रहा है इस पानी के काम का, उसका अध्ययन कर रहे थे। और उन्होंने पिछले साल मुझे अपनी रिपोर्ट दी, इतनी मोटी रिपोर्ट। मैंने उसको रोज पलटा, पर मुझे उसमें से एक शब्द समझ में नहीं आया। तो मैंने बहुत फ्रैंकली उसको कहा, मिखाल तुम्हारी ये रिपोर्ट मेरे किसी काम की नहीं है। अब वो 32 साल से आदमी काम कर रहा हो और उसको ये शब्द सुनने को मिल जाए, तो आप समझ सकते हैं कितना डिफिकल्ट होता है। तो वो थोड़ा नाराज हुआ। नाराज होकर 2 दिन तक हम लोगों ने बात नहीं की। तीसरे दिन, वो अगले दिन सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरे कमरे में आया। उसने कहा, राजेंद्र यू आर राइट, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई दिस रिपोर्ट इज नॉट यूजफुल फॉर यू, बट यू टेल मी व्हाट इज द वे वी कैन मेक यूजफुल दिस रिपोर्ट। तो मैंने कहा, मैं यहाँ के फार्मर्स को बुलाता हूं, तुम अपनी जो रिपोर्ट में जो तुमने लिखा है वो उनको और मुझे समझा दो। यदि तुमने ये रिपोर्ट मुझे समझा दी तो फिर हम इसको यूजफुल बनाने का तरीका बता देंगे। इस आदमी ने 30 दिन तक अपनी रिपोर्ट पूरी हमें समझाई, और समझाने के बाद जो मेरे अनपढ़ काकाओं ने कहा वो मैं तुम्हें सुनाता हूं, बस वो समझ लो। उसने कहा, ये रिपोर्ट में काई घना छे, आ तो सूरज छे ना, सूरज वह एक तरह की गर्मी दे छे, और वो जब धरती पे पड़े थे तो 4 तरह की गर्मी बन जा छे। तो यह जो 4 तरह की गर्मी छे, ये 4 तरह की गर्मी में मां की ये जो हरियाली बढ़ गई ना, इससे धरती का बुखार कम हो गया, और इससे धरती का मिजाज सुधर गया। तो पहले तो मुझे ये स्टेटमेंट थोड़ा जरा समझने में 2 मिनट लगी। फिर मैंने कहा, भाई ये, उसको मिखाल को मैंने कहा कि ये कह रहे हैं
कि तेरी जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि ये जो सूरज की गर्मी है, ये सूरज की गर्मी अलग अलग जगह पर उसका अलग अलग इम्पैक्ट है, और उस इम्पैक्ट के कारण जहां ये जो हरियाली बढ़ी है उसमें से थोड़े नमी बढ़ गई है, एवोपरेशन बढ़ गया है, और उसके कारण हमारे इलाके में अब ज्यादा बारिश होने लगी है और ज्यादा अच्छी खेती होने लगी है। तो देखो ये अरेबियन सी है, और ये रास्ते में वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है और सतपुड़ा के जंगल है, और हम लोग जो हैं वो यहां पर हैं, ये हमारी वैली है यहां पर, और ये हमारा जो बिल्कुल नंगा इलाका था जब पहले, ये वहां की रेड हीट थी, ये पुराना चित्र है। यहां से सूरज की गर्मी से, जिसको नीली गर्मी कहते हैं, बादल बने और बादलों को हवा हमारे इलाके में लेके आ गई, और वो ये जो नीला, ये जो हरा इलाका है, इस हरी गर्मी पे आके खाली हो गए, बरस गए। लेकिन ये जो रेड हीट थी, ये रेड हीट पहले इस इलाके में बादलों को धरती से ऊपर उठा देती थी, और धरती और बादलों के बीच में गर्मी बढ़ जाती थी, गर्म हवाएं बढ़ जाती थी, इसलिए गर्म हवाएं बादलों को हमारे इलाके में बरसने नहीं देती थी। तो फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने, ये जो लाल गर्मी है, ये पूरा इलाका उसको बादलों को ऊपर उठाने में काम करता था। हमारे इलाके में ये जो पूरी बेल्ट थी, इसमें ये जो 11,000 वाटर बॉडीज बनी 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में, उसमें मिट्टी में थोड़ा मॉइस्चर बढ़ गया, मिट्टी में थोड़ी नमी बढ़ गई, और जैसे ही मिट्टी में नमी बढ़ी तो थोड़ी हरियाली बढ़ी, और उस हरियाली से ये जो बारिश पहले यहीं होती थी, हमारी वाटर बॉडीज में पानी आने लगा, और कुछ वाटर बॉडीज पेरिनियल हो गई, सारी वाटर बॉडीज पेरिनियल नहीं हुई शुरू में। जैसे ये पेरिनियल हुई तो इसमें से जो ग्रीनरी बढ़ी, इस ग्रीनरी से ट्रांस एवोपरेशन बढ़ गया, और उस ट्रांस एवोपरेशन से माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हुआ। ये जो माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन है, इसने मैक्रो क्लाउड्स को अपनी तरफ आकर्षित किया, और इस इलाके में बारिश होने लगी। इसलिए अभी आप भारत सरकार की रिपोर्ट देख रहे होंगे कि राजस्थान में ज्यादा बारिश होने लगी है पहले के मुकाबले, और इस ज्यादा बारिश को लाने के लिए केवल एक कारण है, वो है ट्रांस एवोपरेशन और ग्रीनरी का बढ़ना, बस। नहीं तो और कोई कारण नहीं है कि राजस्थान में अभी ज्यादा बारिश हुई। और ये जो इंपैक्ट है, ये तभी आपको समझ में आता है जब एक बड़े इलाके में कॉन्टिन्यूअसली हो। इस काम को 33 सालों में जो ये एक बड़े इलाके में कॉन्टिन्यूअसली ऊपर से नीचे तक कॉन्टिग्युअस रीजन में हुआ है, उसके कारण ये इंपैक्ट आपको दिखता है। मित्रों, हमारे इलाके में 49 तक टेम्परेचर जाता था, अभी 46, 50 से ऊपर नहीं जाता इस इलाके में। चूरू का इलाका छोड़ दीजिए, चूरू में तो अभी भी 50 तक जाता है, लेकिन जिस इलाके में ये पानी का काम हुआ है, इसमें पिछले 10 सालों से अभी 46 से ऊपर टेम्परेचर नहीं गया। तो ये जो टेम्परेचर का नीचे आना है और क्लाइमेट का बढ़ना है, मैं बस अब आपसे बात निवेदन कर सकता हूं। आप बैठे मेरे कहने से, धन्यवाद। मैं आगे की बात, थैंक यू, रियली थैंक्स। तो ये जो क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन है, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ये दोनों डिफरेंट काम हैं। इस वक्त हमारे सामने इस 21st सेंचुरी में सबसे डिफिकल्ट काम क्लाइमेट चेंज का है। क्लाइमेट चेंज के कारण बादल कभी आते हैं और कभी रूठ कर चले जाते थे, बेमौसम बारिश होती है, और बेमौसम बारिश होने के कारण हमारा जो उत्पादन है उस पर भी दुष्प्रभाव पड़ने लगा है। हम यदि अपना कॉमन फ्यूचर ठीक करना चाहते हैं तो हमें जल संरक्षण करना पड़ेगा, और जल का कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट ही इसका सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन में कोई ऐसा बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है, बस लोगों के मन में विश्वास आना चाहिए। हम लोगों ने इस काम से उन लोगों के साथ रहकर केवल विश्वास पैदा किया, और जब विश्वास होता है तो लोगों को एहसास हो जाता है कि ये काम हम कर सकते हैं। विश्वास पैदा करना, एहसास करना, और एहसास से लोगों को आगे जाने का आभास बन जाता है कि हम कहां तक पहुंच सकते हैं। जब समाज अपने काम में खुद लगता है, तब समाज अपने बड़े से बड़े संकट का समाधान ढूंढ लेता है, और जब समाज अपने संकट के लिए किसी दूसरे की तरफ देखता है, तब समाज
अपने संकट का समाधान नहीं कर पाता। ये जो इतना बड़ा संकट था हमारे इलाके में, हमारे इलाके के लोग सब उजड़ रहे थे, बेपानी हो रहे थे, इस संकट का समाधान बहुत सरलता से वहां के लोगों ने किया। और ये जो समाधान है ये कैसे बनता है? ये समाधान बनता है प्यार से। जब आप किसी को प्यार करने लगते हैं ना, फिर आप उसके बारे में सोचने लगते हैं, और जब आप किसी के बारे में सोचने लगते हैं और इंटरेक्शन करते हैं तो फिर उसमें से विश्वास बनता है, और उस विश्वास से फिर आपको एहसास होता है कि आप अपने काम कैसे कर सकते हैं और कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए, इसका रियलाइजेशन होता है। और ये जो रियलाइजेशन है, ये रियलाइजेशन होते के साथ हमारे हाथों में एक्शन आ जाता है, और वो जो एक्शन है वो हमारा आभास पैदा करता है कि यार हम कहां तक जा सकते हैं। तो ये जो रियलाइजेशन और इंटरलाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं एहसास और आभास की कहानी है। जब आपको एहसास हो जाए कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं, तब आप अंदर से करने के लिए खड़े होते हैं। और जब आपको एहसास नहीं होता तो आप कितने भी विद्वान आदमी हो, कितने भी ताकतवर हो, कितने भी साधन संपन्न हो, आपके पास सारी दुनिया की सब कुछ चीजें हो, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते। इसलिए दोस्तों, ये जो काम हुआ ये बिना पैसे के हुआ, बिना साधनों के हुआ। जब हम आए थे तब हमारे पास केवल 23,000 रुपए थे, और हमें इस काम के लिए कभी संकट नहीं आया, कभी संकट नहीं आया। हम जितना करना चाहते थे उतना हम करते गए। इसलिए मैं आपसे 2 छोटी बातें कहकर आगे बढ़ता हूं। ये हमारी नदियां हैं, 7 नदियां, जिन नदियों को हमने रिजुनेट किया। इसकी जो सक्सेस है, वो सक्सेस, सबसे बड़ी सक्सेस ये है कि जब हमने पानी का काम शुरू किया था तो हमें लोग पागल कहते थे कि यार यहां बारिश होती नहीं है, और ये पागलों की तरह ये काम करते ही जा रहा है, बिना सोचे करता जा रहा है कि इसका फायदा होगा कि नहीं होगा, ये देखता ही नहीं है, ये बारिश तो होती नहीं है, और ये तालाब बनाता जा रहा है। 10-12 साल लगे जब बारिश का दोबारा से चक्र शुरू हुआ, और जैसे ही बारिश का चक्र शुरू हुआ वैसे ही धरती पर इस काम का असर दिखने लगा। और जब आंखों में कुछ दिखता है ना, तो फिर भारत के लोग आंखों पर बहुत विश्वास करते हैं। जब उनकी आंखों के सामने कुछ निर्माण होता दिखता है, फिर तो वो किसी से पूछते नहीं, फिर जुट जाते हैं उस काम में। तो जब इस काम का उनको असर दिखने लगा तो उन लोगों ने फिर ये काम, पहले मैं एक अकेला पागल था, फिर तो मेरे साथ हजारों पागल हो गए, और जैसे ही हजारों पागल खड़े हुए वैसे ही हम लोगों ने कुछ ज्यादा समय, ज्यादा शक्ति नहीं लगाई, ऐसे ही दौड़ में ये काम शुरू हुआ। लेकिन इस काम की यदि कहानी ठीक से सुननी हो तो एक चीज मैं आपको बताता हूं। जब ये पहला जोहड़ गोपालपुरा में पूरा हुआ, वो 1988 की कहानी है। 1988 में आप यदि देखेंगे रिकॉर्ड में, रेंज थोड़ी आई, तो क्या हुआ, थोड़ी सी बारिश आते के साथ ही एक तालाब हमारा पानी से भर गया, और उसके नीचे के कुएं में पानी आ गया। तो लोगों ने बाजरे की खेती करी। बाजरा हमारे यहाँ थोड़ी बारिश में भी हो जाता है। बाजरे की खेती जैसे ही पक के आई तो लोगों ने कहा, अरे बहुत सालों के बाद गांव में अनाज आया है, तो भाई कुछ दावत होनी चाहिए। तो बाजरे का अनाज आते के साथ बूढ़े लोगों के पास गए कि दावत कैसे करें। तो फिर कहा कि भाई दूध भी नहीं है, क्योंकि तब गाय भैंस नहीं होती थी हमारे पास, बकरी भी, दूध देने वाले जानवर ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा कैसे करें? तो उन्होंने कहा ऐसा करो, बाजरे का दलिया बना लो, और गुड़ और बाजरा, गुड़ थोड़ा खरीद लाओ। तो बाजरे का दलिया बना। और ये गरीब गांव था, तो इसने अपनी रिश्तेदारी 45 गांव में थी, इस गांव की रिश्तेदारी। तो 45 गांव में न्योता भेजा कि भाई हमारे अनाज हुआ है और दावत हो रही है, तो आ जाओ। और जब गरीब आदमी बुलाता है तो कोई ज्यादा लोग नहीं आते, जब बड़े पैसे वाला बुलाता है तो भीड़ आ जाती है कारों में भर भर के। अब ये गरीब गांव था तो यहां कुल 60 लोग आए। अब 60 लोग जब आए, भीड़ आई, तो तालाब के किनारे बैठ गए, पंचायत होने लगी। उस पंचायत में एक आदमी ने पीछे से कहा कि देख, आज की पंचायत यदि पास हो गई ना, तो जैसे ये राजेंद्र है ना पागल,
ऐसे ही हमें पागल बनना पड़ेगा, फिर फावड़ा चलाना पड़ेगा और फिर तालाब बनाने पड़ेंगे। आज किसी तरह इस मीटिंग को फेल करो। तो 3-4 लोग आपस में बात करने लगे कोने में, और फिर उनमें से एक ने खड़े होकर कहा, देख भाई, ये जो जोहड़ बनाने का काम है ना, ये तो साले कलेक्टर का है। गाली देके, साले कलेक्टर का है। उस जमाने में 50,000 तनख्वाह मिलती थी कलेक्टर को। कलेक्टर 50,000 तनख्वाह खावे छे, तो वो करेगा ना ये काम को, आपा क्यों करे? और दूसरे ने कहा, नहीं यार, कलेक्टर का नहीं है, ये तो एमएलए का काम है। उसे आपा वोट दे छे ना, तो वो भाई खातर पानी नहीं लावेगा के? पानी लाने का काम उसका है, वो लाएगा, हमें पानी पिलाएगा। अब ये जब आपस में बात कर रहे थे, तो उनमें से एक जवान आदमी खड़ा होकर मेरे से कान में आके बोला कि भाई जी, ये लोग तो इस मीटिंग को फेल करना चाहते हैं। आप आज और मीटिंग फेल होगी ना ये, तो आपका भी बिस्तर बोरिया बंध जाएगा इस इलाके से, फिर आप इस इलाके में रह के कुछ काम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा फिर इस मीटिंग को कैसे करें? उन्होंने कहा देखो संभालो, नहीं तो ये आज जो आपने इतनी मेहनत करी है ना, ये सब बिगड़ जाएगी। तो वहां उस मीटिंग में मांगू काका भी बैठा था। तो मैं मांगू काका को कहा, मांगू काका, ये तो सब उल्टी उल्टी बात कर रहे हैं मीटिंग में। बोला मांगू काका, तेने के ठेका उठाया, तू के ठेकेदार है? अरे तेने एक गांव को पानी पिला दिया, तेरी जिंदगी तो 7 पीढ़ी तरगी। तुझे तो अब 7 पीढ़ी कुछ करने का ही जरूरत नहीं, तुझे तो इतना पुण्य मिल गया, 7 पीढ़ी तरगी तेरी, तू मरने दे सालों को इनको। तो मैंने कहा काका तू ऐसी बात करे, तेने तो अपना गांव का इतना बड़ा काम करा। तो मांगू काका बहुत समझदार आदमी था, खड़ा होके आया, बोला सुनो भाई, मैं तो अपनी रिश्तेदारी का धर्म निभावा ताई थाने बुलाया छा। थाने मारे गांव का काम चोखा लागे तो अहिया का काम करो, और थाने या काम चोखा ना लागे तो दलिया खाओ और अपने घर जाओ। इतनी बात कहने के बाद लड़ाई होने लगी मीटिंग में। बोला ये कब से पटेल बन गया यार, हमें घर भेज रहा है। थोड़ी थोड़ी लड़ाई शुरू हुई और रात के 12 बजे जाके फैसला हुआ कि भाई इस गोपालपुरा से ज्यादा अच्छा काम अपने को करना है। तो दोस्तों, यदि मेरी सक्सेस आपको पूछनी हो तो मेरी सक्सेस तो वो मीटिंग थी जिसमें लोगों ने फैसला किया कि देखो इस राजेंद्र से अच्छा काम अपने को करना है, जैसा इसने करा ना इससे ज्यादा अच्छा करना है। और फिर उसमें एक फैसला इन्होंने और लिखवा लिया कि भाई राजेंद्र ने जैसे गोपालपुरा में रह के ये काम करा, ऐसे ही जहां जहां जो जो हमारे रिश्तेदारी के गांव में काम होगा उन सब गांव में इसको आना पड़ेगा और ये आके सबको जोड़ने का काम करेगा। अब जब ये प्रस्ताव मेरे सामने आया तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी। एक तो मैं अंदर से गुदगुदा रहा था कि काम मिल गया, तो अब क्या है, और दूसरी तरफ ये था कि एक ही वक्त में सब बुलाएंगे तो कैसे जाएंगे यार। मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा, बस हाथ उठा के मैंने कहा कि भाई मुझे जो भी बुलाएगा मैं बिना बुलाए तो आऊंगा नहीं, पर तुम में से कोई भी काम के लिए बुलाएगा तो रात को भी बुलाएगा तो मैं रात को ही तुम्हारे साथ चला आऊंगा। बस दोस्तों, देव उठनी 11 का दिन था, दिवाली के 11 दिन बाद आती है देव उठनी 11। देव उठनी 11 को इन्होंने 5 जगह काम करना शुरू किया और 5 जगह से न्योता आया और मैं 5 जगह गया और फिर तो मैं वहीं रहने लगा इनके साथ। और फिर ये जो काम था 1988 के बाद एकदम से 36 गांव में शुरू हुआ। समझ रहे हैं आप? 3 साल लगे मुझे एक छोटा सा जोड़ बनाने में 1985 से लेके 88 तक, और 88 में तो एकदम से 36 गांव में काम शुरू हो गया। और जैसे ये काम शुरू हुआ फिर तो सब इलाके में एक चहल पहल मच गई और फिर ये काम एक के बाद एक बढ़ने लगा। आज मैं यदि तुम्हारे सामने खड़ा होकर कह रहा हूं कि हमने 7 नदी जिंदा कर दी, 1200 गांव में पानी कर दिया, 1200 गांव के लोग उजड़ के वापस बस गए, तो ये राजेंद्र सिंह का काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये काम वहां के समाज का है।
वहां के समाज ने किया। मेरी भूमिका केवल इतनी थी कि मैंने उनके अंदर एहसास पैदा किया, मैंने उनके अंदर विश्वास पैदा किया कि यार ये काम तुम कर सकते हो, बस। और थोड़ा सा प्यार भी दिया। प्यार के बिना ये काम नहीं होता। इस तरह के काम को प्यार चाहिए, प्यार के बाद विश्वास चाहिए, और विश्वास के बाद आभास चाहिए। बस यदि आप इस काम की कहानी के पीछे ये जानना चाहते हैं कि ये मामूली सा आदमी राजेंद्र सिंह इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है, तो ये समझ लेना ये राजेंद्र सिंह का काम नहीं है, ये काम है लोगों का। राजेंद्र सिंह केवल उनके बीच 33 साल तक रात दिन रहा और उनको रहकर प्यार दिया, विश्वास दिया और उनको काम में लगाया कि ये काम कैसे कर सकते हैं। इसलिए मैं एनटीपीसी के इस सभागार में इतना कहना चाहता हूं कि आप इस देश के नवरत्न हैं, सबसे बड़ी कंपनी है। आप लोग इस काम को आगे बढ़ाइए, नहीं तो ये जलवायु परिवर्तन का संकट हमें खा जाएगा। जलवायु परिवर्तन के संकट का समाधान एनटीपीसी अपनी तरफ से बोलकर कह सके कि देखो हमने क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और अडेप्टेशन का काम शुरू किया है। ये स्टेटमेंट आप हमारी एनटीपीसी को इस बार के जल दिवस पर शुरू करने का संकल्प लेना चाहिए। जय हिंद। मीटिंग में जो प्यार, विश्वास और आभास की चेतना आप हमें अभी दे गए, और जो मांगू काका का विजडम जो आपने हमें बताया, उसने हमें बहुत प्रेरित किया है। और अब थोड़ा सा वक्त हम लोगों के पास है और ये समय हम लोग कुछ प्रश्न और उत्तर के लिए बिताएंगे। तो मुझे आपसे अनुरोध है संक्षिप्त में अपना प्रश्न बताएं। और कैन समबडी टेक द माइक? जी नमस्कार, मैं एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस का कर्मचारी हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि हमने कक्षा में भी जो चीज़ आपने बताई है उसको आगे बढ़ाते हुए एक हमारी कक्षा के अंदर भी ये हमने थीम रखा है, आप उसका अवलोकन जरूर करें, क्योंकि ये हमने जो मिशन आपने बताया उससे प्रेरित होकर ही पहले ही उसको किया है और वो हमारी कक्षा के अंदर स्थापित है, सबको ये बताने के लिए कि हाँ हम भी पानी के विषय में बहुत गंभीर हैं। कृपया उसका अवलोकन जरूर करें। बिल्कुल करेंगे जी। आप अपना कोर्स जो पढ़ाते हैं वो करिकुलम अगर दे देंगे तो सिंह साहब अवश्य उसमें कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। हाँ नमस्कार सर, हम लोगों के पावर प्लांट में हमेशा पानी का हम लोग संरक्षण करते हैं, परंतु एक दिक्कत हमको आती है कि उसका जो सीपेज है उसका एक लॉस हो रहा है, दूसरा एवापोरेशन हो रहा है। तो ये दो चीज को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं अपने पावर प्लांट में पानी का कंजम्पशन कम करने के लिए, उस पर अगर आप प्रकाश डालें। देखिए, इस सवाल का समाधान ये है कि पहले ये समझना पड़ेगा कि जहां ये प्रॉब्लम है वहां अंडरग्राउंड एक्यूफर का कैरेक्टर क्या है, चरित्र क्या है। यदि नीचे एक्यूफर हैं और उन एक्यूफर में पानी को प्यूरिफाई करके यदि आप नीचे रिचार्ज कर दें तो आपका लीकेज भी और आपका एवोपरेशन लॉस भी दोनों रुक जाएंगे। और यदि आपके यहां एक्यूफर में उसको रिचार्ज करने की संभावनाएं कम है तो फिर हमें यह देखना पड़ेगा कि उस पानी को हम खेती और बागवानी, आसपास का जो इलाका है उसमें कैसे काम कर सकते हैं और अपनी इंडस्ट्री में कैसे यूज कर सकते हैं। असलियत में भारत में पानी के बारे में जो विशिष्टता है वो ये है कि भारत में पानी के बारे में 5 R हैं, जबकि दुनिया में केवल 3 R होते हैं। तो भारत में ये 2 R फालतू क्या हैं? भारत में जो 2 R फालतू हैं, पहला है रेस्पेक्ट ऑफ वाटर। जो भी कुछ पानी है उसकी हमारे मन में इज्जत बढ़ना कि भाई ये पानी बर्बाद ना हो,
इस पानी का सम्मान हो, इस पानी का अनुशासित उपयोग हो और उसके उपयोग की दक्षता और कुशलता और क्षमता हम बढ़ा सके, तो ये रेस्पेक्ट ऑफ वाटर जिसको R1 कहते हैं। दूसरा, रिड्यूस यूज ऑफ वाटर। हम कम से कम पानी का उपयोग करके अपने जीवन को कैसे समृद्ध बना सकते हैं, कैसे अच्छा बना सकते हैं। मुझे एक बहुत बार बार ये घटना याद आती है जब भी मैं कहीं बोलता हूं। मेरे दादा मेरे हाथ से एक लोटा पानी बिखर गया और बिखरने के बाद उन्होंने कहा, राजेंद्र तू बिल्कुल समझता नहीं है, ये जितना पानी तने बर्बाद करा है ना, इतने तने जिंदगी के दिन कम कर लिए। भगवान ने हमारी जिंदगी में कितना पानी चाहिए वो सब लिख के रखा है और वो उसका हिसाब किताब रखता है। तो जो लोग पानी को ठीक से अनुशासित होकर उपयोग नहीं करते, उसका सम्मान नहीं करते, उनकी जिंदगी में सुख, समृद्धि और शांति नहीं होती। अब उस जमाने में मुझे ये सब बातें याद समझ में नहीं आती थी, पर अब अच्छे से याद आती है। तो हमारे यहाँ जो पानी है, जीवन के लिए एक पानी निर्धारित माना गया है शास्त्रों में, और उस पानी को हम जितना अनुशासित होके कम खर्च करके जितना ज्यादा दिन जीने की कल्पना करते हैं। तो ये दूसरा रिड्यूस यूज ऑफ वाटर है। और तीसरा है रिट्रीट, पानी को ट्रीट करना और उसको अपनी इंडस्ट्री में, अपनी खेती में, अपने प्लांट में, जहां भी, बागवानी में, पार्क में, जंगलों में, जहां भी यूज कर सकते हैं वहीं उसको यूज करना। और तीसरा है रिसाइकल। कई बार रिट्रीट करके हम उसको केवल ट्रीट करके यूज नहीं कर सकते, तो उसको हमें रिसाइकल करना पड़ता है। और फिर रिसाइकल के बाद आता है रिजुनेशन ऑफ द सोर्स। जो भी वो पानी है, यदि हम उसको ऐसी क्वालिटी में ले आते हैं कि हमारा अंडरग्राउंड एक्वीफर को रिचार्ज करने के लायक है, तो रिचार्ज करके हम नदियों को, जो नदियां हमने सुखाई हैं, भाई आखिर एनटीपीसी कुछ नदियों का पानी तो लेता ही है, तो नदियां तो सूखती ही हैं, तो उन नदियों को रिजुनेट करना भी तो मैंडेट है ना, तो उनको रिजुनेट करना। तो ये 5 R हम लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। रेस्पेक्ट ऑफ वाटर, रिड्यूस यूज ऑफ वाटर, रिट्रीट ऑफ वाटर, रिसाइकल ऑफ वाटर एंड रिजुनेशन ऑफ वाटर। जब हमारे ध्यान में ये 5 R आएंगे तो हम आगे तक जाएंगे। नमस्कार सर। वो पूछ रहे हैं कोई सवाल? यस सर, आपने अपनी लाइफ के 33 साल इस महान काम के लिए, इसके लिए दिए आपने। पैरेलल में आपने अपनी फैमिली लाइफ को कैसे बैलेंस किया, फाइनेंशियली एंड सोशली? बड़ा प्यारा सवाल है और इमोशनल क्वेश्चन है ये। देखो, मेरे जो फादर हैं ना, अभी भी हैं, वो बहुत बहुत चतुर हैं। जैसे ही मैं भारत सरकार में मैंने ज्वाइन किया, तो उन्होंने मेरे लिए एक अच्छी सी लड़की देख के मेरी शादी कर दी। शादी करने के बाद हम लोग जयपुर में दोनों पति पत्नी 3.5 साल तक हमने दुनिया देखी ही नहीं, बस मैं और मेरी पत्नी, और बस सरकारी नौकरी, और बस वहां से गए और आए, और बस हम अपना उसी में रहते थे। तो जब पहला बच्चा होने को था, तो मेरी पत्नी को मेरी माँ के पास आना पड़ा, मेरे घर, और मैं वहां अकेला रह गया। तो जब मैं वहां अकेला रहा, तो मेरे जो क्रोमोजोम्स थे ना, वो एक्टिवेट हो गए, और उन्होंने कहा, अरे यार, इस इतनी बड़ी मशीन में क्यों तू अपने को पुर्जा घिस रहा है? अरे कुछ अलग से अच्छा करो ना, अपने मन का काम। इस सरकारी मशीन में ऊपर दिल्ली से ऑर्डर आता है और यहाँ जयपुर में बैठ के वो फॉलो करना पड़ता है। किसी और का दिमाग है जिसमें हम अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमारे सामने ऐसी क्या मजबूरी है कि हमें यही करना है? तो हमने 1.5 महीने के अंदर अंदर रिजाइन कर दिया। हमने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, अपनी परिवार को भी नहीं बताया किसी को, लेकिन उनको 4-5 महीने के बाद पता चल गया। और सबसे पहले हमारी पत्नी हमसे बहुत नाराज हुई, और 1 साल तक वो पूरे गुस्से में नाराज रही। लेकिन फिर उसको ये लग गया कि यार ये पागल आदमी है और इस पागल आदमी से नाराज होने में कोई फायदा नहीं है, नाराज होके तो अपना ही नुकसान करना है। तो जब उसको ये लग गया कि नाराज होके उसको अपना ही नुकसान करना है, तो उसने फिर मुझे संभाल लिया, और संभाल के भाई उस
मेरे काम में यदि किसी का सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है तो मेरी वाइफ का है। देखो, मैं तो अपने मन का काम कर रहा था, लेकिन मेरे मन के काम को मेरी वाइफ ने पीछे रहकर कितना सपोर्ट किया, हर चीज में। यदि मेरी वाइफ मुझे सपोर्ट ना करती तो मैं जिस मजे के साथ आपसे आज बात कर रहा हूं, जिस इंजॉयमेंट के साथ बात कर रहा हूं, ये इंजॉयमेंट मेरी लाइफ में नहीं होता। वो तो मेरी वाइफ के सपोर्ट के कारण ही संभव हुआ। मेरे पिताजी नाराज हुए और पिताजी तो फिर थोड़ी दिन में ही ठीक हो गए। उन्होंने कहा यार ठीक है, जो ये कर रहा है इसको करने दो, तो अब इसको कैसे रोकेंगे, ये तो इसका रोकना मुश्किल है। सारा परिवार फिर थोड़े दिन के बाद, 5-6 साल के बाद, मेरे फादर तो मेरे ख्याल थोड़ा ज्यादा दिन के बाद मेरे साथ आए, जब मुझे रेमन मैक्से से मिला और दुनिया में बहुत सारे अखबारों में सब उनको पढ़ने वढ़ने को मिला, तब वो मेरे पास गए दोबारा राजस्थान। उसने कहा अरे तू तो अच्छा काम कर रहा है भाई। मैंने कहा तो फादर ने थोड़ा ज्यादा दिन लगाए प्यार करने में, लेकिन पत्नी ने तो 1 साल के अंदर ही सब अपना गुस्सा उस्सा छोड़ के सब संभाल लिया। और ये जो फाइनेंशियल चीज है ना, ये तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होती। देखो, मैं किसान का बेटा हूं और हमारी यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर हमारी जमीनें हैं, हमारी प्रॉपर्टीज हैं, सब खेती वेती की। तो उसमें खेती वेती में हमें कोई रोटी का संकट नहीं था। इसलिए एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे उस डिसीजन में हमें हमारी रोटी के संकट ने भयभीत नहीं किया। नहीं तो जब डर होता है ना जिंदगी में, तब फिर अपने पर्सनल कैरियर और ये सब बड़ी चिंताएं हो जाती है। हमें ये लगता था कि यार कुछ भी नहीं होगा हमारे पास, तो छोड़ के अपना खेती संभालेंगे ना, मजा करेंगे, गांव में जाएंगे, क्या करना। तो थोड़ा पीछे का जो रूट है आपका, वो यदि आपने ठीक से संभाल के रख लिया तो ऐसे कामों में कोई बाधा नहीं आती। और हिंदुस्तान में एक चीज और बता दूं, जो मुझे जिसका ज्यादा संकट नहीं हुआ, इस तरह के काम करने वालों की जिंदगी में कभी भी जीवन को निर्वाह करने का संकट नहीं आता। जब भी ऐसे कोई काम करते हैं तो आपके देखने वाले लोग बहुत आ जाते हैं, यार मेरे पास क्या था, मैं कोई यहां से डोला से थोड़ा ही पैसा लेके जाके वहां राजस्थान में खर्च कर रहा था। मैंने तो, मेरे पास कुल 23,000 रुपए थे, उसमें से मेरा 1 साल में सब गुजारा हो गया। उसके बाद कितना पैसा आया मुझे आज तक संकट नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। अभी भी इतना पैसा है कि मैं खर्च करना चाहूं तो खर्च होगा ही नहीं। तो भगवान देता है यार, ऐसे अच्छे कामों के लिए जब तुम लगते हो तो लोग ही दे देते हैं, कभी दिक्कत नहीं आती। बस आपको उसके प्रति ट्रांसपेरेंट रहना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है जिसने आपको 1 पैसा दिया, उस 1 पैसे में आपने 1.25 पैसे का काम किया कि नहीं किया। यदि 1.25 पैसे का काम नहीं हुआ तो आपको कल पैसा नहीं मिलेगा। जिस दिन समाज को यह लग जाएगा कि इसको जो पैसा दिया था वो भ्रष्टाचार में जा रहा है, उस दिन समाज आपको 1 पैसा नहीं देगा, आपको पूछेगा नहीं और आपको गालियां उड़ देगा। समाज आपको तब तक मदद करता है जब तक समाज को आपके काम के तरीके पर विश्वास होता है और आप उसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं, आप उसके प्रति जवाबदेह होते हैं। जिस समाज ने आपको मदद की उसके प्रति आपकी जवाबदेही है और पारदर्शिता है, तो कभी इस तरह के काम में भारत में संकट नहीं आता। यूरोप अमेरिका की बात छोड़ दो। सर, आपने गांव में इतनी स्ट्रक्चर्स बनाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स या इरिगेशन डिपार्टमेंट से कोई बाधाएं नहीं आई? ये आदमी बहुत होशियार है यार। जरा इसके नाम की ताली तो बजा दो एक बार। कितना बढ़िया सवाल पूछा है। मैं सब ऐसी बातें आज आपको बताना नहीं चाहता था। जल विश्व दिवस है तो अच्छी अच्छी बातें करके घर चले जाएं, लेकिन आपकी टीम में सब लोग बैठे हैं इसलिए उन्होंने पूछ लिया। देखो, सबसे पहले जो अड़चन करता है ना वो सरकार करती है। जैसे ही हमने ये फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाई तो हमारे यहाँ एक इरिगेशन ड्रेनेज एक्ट 1954 है। इरिगेशन ड्रेनेज एक्ट 54 कहता है कि जो 2 फीट से गहरा ज्यादा नाला है उस पानी को कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता, और जो रोकेगा उसमें सेक्शन 55 और सेक्शन 58 विदाउट जुडिशरी एक्शन सुपरिंटेंडेंट लेवल का इंजीनियर उसको जेल भेज सकता है। तो मेरे ऊपर 377 मुकदमे इरिगेशन ड्रेनेज एक्ट 1954 में सेक्शन 55 और सेक्शन 58 में लगे। कितने?
नंबर सुन के कुछ डर नहीं लग रहा है? लेकिन हमारा देश में बहुत अच्छी बातें भी हैं। हमारे राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन साहब ने कहा कि भाई ये काम मुझे देखने जाना है। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा सर इसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, आपको आने से जरा अच्छा नहीं होगा। उसने कहा इस पर मुकदमे हैं, इसीलिए इसका काम देखने जाना है। और वो हमारा काम देखने आए। जिस दिन वो काम देखने आए उससे पहली रात को राजस्थान सरकार ने इन सारे मुकदमों को खत्म कर दिया। आज की तारीख में हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, किसी तरह का मुकदमा नहीं है। तो देखो इस इंडियन डेमोक्रेसी में कुछ अच्छी चीजें भी हैं, ऐसा नहीं है। ये इंडियन डेमोक्रेसी को यदि किसी ने महान कहा है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर अच्छी बातें हैं, उन पर फिर कभी लंबी विस्तार से बात करेंगे। आज पानी की ही बात करते हैं। इस पानी में जो कानूनी अड़चने हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लोग डर जाते हैं, इसलिए लोग इस काम को नहीं करते। मैं डरा नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर बोलने के लायक बन गया। सर नमस्कार सर। मेरे ख्याल से समय सीमा के चलते बस एक अंतिम प्रश्न मिलेगा। एक क्वेश्चन सर, ये नमस्कार सर। सर नदियों का प्रदूषण भी एक गंभीर समस्या है सर। हाँ। देश में। हाँ। तो सर आप किसी योजना से जुड़े हुए हैं भारत सरकार की या किसी अन्य, और इस पर थोड़ा सा सर आप गाइड करिए सर। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले इंडिया के लोग नदियों को मां कहते थे और अपने शरीर का मैला, अपने घर का मैला नदियों में नहीं जाने देते थे। लिखित कॉन्स्टिट्यूशन के बाद रिवर राइट का कॉन्स्टिट्यूशन में जगह नहीं मिला, और ये जो रिवर हैं वो एक तरह से स्टेट और नेशनल प्रॉपर्टीज बन गई। और जब कोई प्रॉपर्टी समाज की नहीं रहती, किसी और की बन जाती है, तो उसके बारे में समाज चिंतित नहीं रहता। भारतीय समाज जो अपने गंदगी नदियों में नहीं डालता था, वो सबसे पहले कब डाली गई ये जरा समझ लो। ये हिस्ट्री आपको समझ में आ गई तो आगे की बात आपको समझ में आ जाएगी। ब्रिटिश काउंसिल ने हॉकिंस नाम के एक आईसीएस अफसर को बनारस का कमिश्नर लगाया, और बनारस का कमिश्नर ये लगा के भेजा कि भाई जरा ये इंडियन बहुत आंदोलन कर रहे हैं, इनको कुछ मजा चखाओ। ये 1932 की बात है। 1932 में हॉकिंस जब बनारस के कमिश्नर बने तो उन्होंने सबसे पहला डेड लाइन का एक जीआर निकाला। उस जीआर में लिखा, फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ बनारस सिटी वी कैन लिंक 3 ड्रेन्स डायरेक्ट विद गंगा। जब ये जीआर निकला तो उन दिनों पंडित मदन मोहन मालवीय बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे थे। तो वो अपने 6 प्रोफेसर्स को लेकर उनके पास पहुंचे और उसने कहा, मिस्टर हॉकिंस, यू नो व्हाट इज माय रिलेशन विद गंगा? ये आईसीएस ऑफिसर बड़े चालाक होते हैं। उसने कहा, यस सर, आई नो माय लॉर्ड, गंगा इज योर मदर, बट यू डिसाइड if you want the beautification of your city, the only way we can link 3 drains with Ganga. पंडित जी ने कहा कि मैं कभी ये नहीं देखता कि मेरी माँ कितनी सुंदर है। मैंने अपनी माँ की सुंदरता कभी नहीं देखी। मैंने माँ की जो मेरी माँ की का जो मेरे प्रति स्नेह था, प्यार था, और उनकी जो पवित्रता थी, उस प्यार में मुझे तो केवल वही दिखता है। इसलिए गंगा और मेरा बनारस शहर सुंदर होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं जानता, पर मैं अपनी गंगा में किसी भी तरह के गंदे नाले नहीं मिलने दूंगा। ये हॉकिंस को जब इतने जोरों से पंडित मदन मोहन मालवीय बोले तो थोड़ा टीम में जरा जो उनके साथ 6 टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, उसमें थोड़ी घुसपुस हुई। और फिर हॉकिंस चुप नहीं हुआ। हॉकिंस ने कहा, सर यू नो my government how much money give you for the beautification of your city? उसने कहा, yes I know, मैं जानता हूं कि कितना पैसा तुम इसमें लगा रहे हो, पर वो नहीं चाहिए हमें। इतने में एक प्रोफेसर बोला कि सर ये इतना पैसा आ रहा है, 20 लाख रुपए था,
20 लाख रुपए बनारस में आ रहा है, अभी इसको लग जाने दो, जब हमारा देश आजाद होगा तब इन नालों नूलों को रोक देंगे। अभी 20 लाख रुपए हमारे शहर को मिल रहा है तो लग जाने दीजिए ना। पंडित जी एकदम गुस्से में लाल हुए और उस टीचर को कहा, जो भी कुछ कहा नहीं उन्होंने ज्यादा क्योंकि वहां डेलीगेशन में थे, बट बहुत नाराज हुए और इतने नाराज हुए कि वो बोलना बंद करके बाहर निकल आए। और बोलना बंद करके ये जो टीचर्स थे ये वहीं रुक गए और उन्होंने कहा कि आप करिए। तो ये पहला GR था जब देश की पवित्र नदियों में, जिनको मां कहते थे, उनमें सारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ने उसके बाद से गंदे पानी के जितने भी नाले थे उनके लिंक नदियों के साथ किए। इससे पहले नदियों के लिंक हमारे जो रियल फ्लो होते थे नदियों के, उसमें नहीं मिलते थे। उसके बाद तो इस देश में कोई शहर ऐसा नहीं बचा जिसका गंदा नाला नदियों में ना मिलता हो। और इस वक्त जितनी भी नदियां हैं वो सब नाले बन गई हैं। जब आप रेल में यात्रा कर रहे हो तो आपको लिखा मिलेगा नदी का पुल, नदी का नाम भी लिखा मिलेगा। जैसे जब मैं कल यात्रा कर रहा था, पटना से मुझे शिमला जाना था, तो मैं चंडीगढ़ मुझे उतरना था, तो मैंने देखा कि हिंडन नदी, फिर उसके आगे डमोरा नदी। मैंने कहा यार ये आजकल तो डमोरा नाला लिखा हुआ है और हिंडन नाला लिखा हुआ है, ये जो नदी, ये हमारे रेलवे ने सब इनको नदी लिख के रखा है, तो ये क्या फर्क है, क्यों ये सब नदियां नाले बन गई। अभी आप किसी भी शहर में जाएं, यदि बंबई में जाएंगे तो मीठी नाम का नाला मिलेगा, पौसर नाम का नाला मिलेगा। 5 नदियों का शहर है और 5 नदियों का पुना है, सब नाले बन गए हैं और सरकारी रिकॉर्ड में नाले बन गए हैं। नदियों को नाले लिखने से सरकार को कंफर्टेबिलिटी होती है, इसलिए वो अब सब नाले लिखने लगे हैं। इसलिए तुमने जो सवाल उठाया है, ये जो प्यूरिफिकेशन ऑफ द रिवर, नदियों के को हमें दोबारा ठीक करना, ये हमारी कल्चर और हमारे सोशल सवालों के साथ साथ गवर्नमेंट के सवालों का गहरा रिश्ता रखता है। गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि अब जब वो उनकी नदियां बन गई हैं तो अब गवर्नमेंट को इसमें ज्यादा पहल करनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट केवल पैसा बांटने का काम कर रही है। बहुत सारे प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन क्लीनिंग प्रोजेक्ट हमारी कंट्री में चल रहे हैं नदियों को साफ करने के, लेकिन सारे के सारे प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन है, डिसइंटीग्रेटेड है। वो इंटीग्रेटेड प्लान नहीं है कि इतने हिस्से को हम पहले 5 साल में ठीक कर लें, फिर बाद में कर लें, नहीं। सब शहरों को थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर्स की DPR के मुताबिक सैंक्शन हो जाता है और पैसा बढ़ जाता है। और बहुत सारा पैसा तो कभी हमारे हाथों से भी बटा, जब हम प्रधानमंत्री जी के साथ, सरदार मनमोहन सिंह जी के साथ उसमें गंगा बेसिन अथॉरिटी में थे, लेकिन हमने फाइनली बंद कर दिया था। हमने कहा नहीं, जब तक एक पूरा प्लान होके गंगा का ठीक से डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक सब प्रोजेक्ट बंद होने चाहिए और ऊपर से नीचे तक इंटीग्रेटेड तरीके से इसमें काम होना चाहिए। दोस्तों, अभी भी आपको मालूम है 20,000 करोड़ रुपया अभी नमामि गंगे के नाम पर साफ हो रहा है, पर जिस तरह के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, तुम जरा प्रोजेक्ट खोल के देखो, उससे गंगा कभी साफ नहीं होगी। गंगा को, गंगा का साफ करने वाला एक अच्छा डॉक्टर चाहिए, चिकित्सक। गंगा बीमार है और उसका नब्ज देख के पता नहीं लगाएगा कि इसको बीमारी कहाँ है और उस बीमारी का इलाज कैसे है। केवल आप उसको पैरासीटामोल देते रहेंगे, दर्द की दवाई कम करते रहेंगे, इससे तुम्हारी गंगा ठीक नहीं होगी। गंगा को ठीक करने के लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए। अभी गंगा ICU में भर्ती है, अब उसको यदि ICU से बाहर निकालना है तो उसको बहुत अच्छी केयर चाहिए, बहुत अच्छा डॉक्टर चाहिए। मैं संक्षिप्त में तुम्हारा जवाब देना चाहता हूं जी। इसमें तो सोल्यूशन भी है कि अगर हम एंड पॉइंट पे जहां नाले का है या उससे थोड़ा पहले उसको रिट्रीट कर दें या फिल्टर करके या जैसे भी, तब उसको नदी में मिलने दें। और अभी कल परसों तो लेटेस्ट कोर्ट का भी डिसीजन आया कि गंगा और यमुना को जीवित मनुष्य का दर्जा दिया गया है अब, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन भी इस तरफ आ रहा है। तो अगर हम जितना पैसा लगा रहे हैं, बीच बीच में लगा रहे हैं या रिवर को ही फिल्टर करके साफ कर रहे हैं कुछ एरिया में, तो उससे कोई पर्पस नहीं सॉल्व होगा।
जब तक मिक्स होने से पहले नहीं साफ करेंगे और उसको रीयूज करें या रिसाइकल करें या व्हाटएवर, और जो नहीं कर सकते उसको नदी में जाने दें, तब तक इसका सोल्यूशन नहीं होगा। देखिए, मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि रिवर और सीवर का सेपरेशन चाहिए। ट्रीटमेंट के बाद हमारा जिस तरह का करप्शन लेवल है, हम कहते हैं कि ये ट्रीटमेंट हो रहा है और रात को कॉन्ट्रैक्टर डीजल बचाने के लिए वो इंजन बंद कर देता है और फिर सारा गंदा पानी नदी में निकल जाता है। तो मैंने तो इसका एक सॉल्यूशन बताया था कि जो भी गंदा पानी है उसको ट्रीट करके हम रीयूज करें, नदी में ना डालें। नदी को, नदी की पवित्रता कायम रखने के लिए उसी लेवल का मापदंड और स्टैंडर्ड बना के रखें। जो गंदा पानी है उसको जहां ट्रीट करके उसको यूज कर सकते हैं वहां यूज करें, नदी में फ्लो ना दें। नदी का फ्लो तो एक तरह से हमारा वर्षा जल का या धरती के पेट का जो पानी निकल के आता है प्योर, वो पानी होता है। नदी को नदी बनाएं और ये जो गंदा पानी है उसको यूज करें, जहां कर सकते हैं ट्रीट करके यूज करें। धन्यवाद। मेरे ख्याल से प्रश्न और भी होंगे, लेकिन समय सीमा के कारण अब हम प्रश्नों को यहाँ रोकना चाहेंगे और कार्यक्रम के लगभग अंतिम चरण में हम पहुँच चुके हैं। अपनी परंपरा के अनुसार इस अवसर पर हम स्मृति चिन्ह के रूप में एक छोटी सी भेंट अपने अतिथि को प्रदान करना चाहेंगे और मैं अनुरोध करूंगा अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PMI श्री A.K. भटनागर जी से वो मंच पे आके स्मृति चिन्ह NTPC की तरफ से हमारे राजेंद्र सिंह साहब को भेंट करें। आपको खूब सारी बधाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर। और आज इस विश्व जल दिवस के प्रति, इस कार्यक्रम के प्रति और हमारे अतिथि श्री राजेंद्र सिंह जी के प्रति सच्चा आभार यही होगा कि हम जल संरक्षण, इसकी शुद्धता बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हों। आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई और इससे हमें बहुत प्रेरणा मिली है और आज इस दिशा में प्रेरित करने के लिए आप यहाँ पधारे। इस महत्वपूर्ण दिन में जब आपके पास बहुत सारे निमंत्रण होंगे, आपने NTPC में आने का हमारा अनुरोध स्वीकार किया और अपना संबोधन करके हमें अनुग्रहित किया, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। हम आभारी हैं अपने डायरेक्टर ऑपरेशन श्री K.K. शर्मा जी के तथा डायरेक्टर HR श्री सप्तर्षि राय जी के, जो कि बोर्ड मीटिंग होने के बावजूद अपने बोर्ड मीटिंग का समय थोड़ा सा आगे करके यहाँ पधारे। हालांकि इसी कारण से उन्हें इस कार्यक्रम के बीच में ही जाना पड़ा, फिर भी अपना मूल्यवान समय उन्होंने दिया, इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई और हमें प्रेरित किया। इसके लिए हम आभारी हैं। हम आभारी हैं अपने सभी वरिष्ठ अधिकारी, सभी सहयोगियों के, आप सबके जो यहाँ उपस्थित हैं और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुदूर हमारे प्रोजेक्ट्स में हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं। उन सब का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और इस आशा के साथ कि आज का यह PMI एमिनेंट स्पीकर सीरीज हम सब में जल की उपलब्धता और इसको शुद्धिकरण के प्रति संवेदनशीलता हमारी बढ़ाएगा और इस प्रकार के और महान वक्ता महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे साथ पुनः मुखातिब होंगे। इस कार्यक्रम को एक बार फिर से आप सबका हृदय से धन्यवाद देते हुए यहीं विराम देते हैं और आप सबको बाहर अल्पाहार के लिए आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद।